अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 के अंदर HTML के हवाले से हम यहाँ पे देखने के लिए जा रहे हैं कि HTML के अंदर क्लास 9 तागा खान बोर्ड में कंप्यूटर के अंदर HTML का जो पूरा कंप्लीट कोर्स है वो उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो आज के लेक्चर के अंदर हम कवर अप करेंगे। इसके अलावा जो मिड टर्म एग्ज़ाम आपके होने जा रहे हैं, ये वीडियो जो है वो उसके हवाले से भी बड़ी सपोर्टिव रहेगी अगर आप देख लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो अब देखिए, इसके अंदर HTML बेसिकली टैग या एलिमेंट बेस्ड लैंग्वेज है। इसके अंदर एलिमेंट्स, ये जो टैग के अंदर जो चीज़ लिखी जाती है इसको हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन, एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है क्या चीज़, आपका जो पेज होता है HTML पेज, हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, ये जो पेज होता है ये बेसिकली कलेक्शन होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। अगर मैं एलिमेंट्स को कलेक्ट कर लूँ कहीं एक HTML, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, HTML का एक पेज बन जाएगा। अच्छा, अब जो आप जो HTML का पेज को फॉर्म करते हैं, उसके लिए जो कोड करते हैं, उसके अंदर ये एलिमेंट्स होते हैं। आप देखिए, अगर एक एलिमेंट HTML में लिख रहा हूँ तो इस ही HTML का एक क्लोजिंग एलिमेंट, अगर HTML से ये स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे अगर आप एंड पे आएँ तो आपको दिखाई देगा कि ये एलिमेंट जो है वो HTML से ही क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो ये मैंने शायद पहले भी आपको बताया था कि बिल्कुल ऐसे है कि ये पूरा, अगर एक ह्यूमन है तो ये पूरे का पूरा HTML कहला रहा है। इसके अंदर अगर एक बंदा अगर हम डिफाइन करें तो ये इसका बेसिकली अपर रीजन जो है ये इसका हेड कहलाएगा। ये जो कवर है जो मैंने ऊपर बनाया है ये कहलाएगा HTML। तो सबसे मेन जो आपके पास टैग आता है या एलिमेंट आता है वो HTML होता है। HTML का क्लोजिंग टैग जो होगा वो बिल्कुल लास्ट टैग है, एंड के ऊपर आपको मिलेगा HTML। अच्छा, HTML यहाँ से शुरू होकर HTML यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और ये स्लैश डाल के लिखा जाता है, ठीक है, जो क्लोजिंग टैग होता है। अच्छा, इसके अंदर ये आपके पास हेड कहलाता है और यहाँ पे आपके पास बॉडी होती है। तो हेड का मतलब क्या है कि HTML के अंदर हेड का टैग आएगा और हेड का टैग इस यानी कि जो बंदा बनाया इसकी गर्दन पे ये हेड जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि पहले HTML आएगा, अब यहाँ पे आया हेड का टैग ही आया और हेड क्लोज हुआ। और हेड का जो टाइटल है यानी कि जो पेज होगा उसका जो टाइटल जो फ्रंट के ऊपर अपेयर हो रहा होगा, वो टाइटल जो है वो यहाँ पर आप देखिए, टाइटल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, टाइटल यहाँ पे क्लोज हो रहा है, हेड यहाँ पे शुरू हुआ है, हेड यहाँ पे क्लोज हुआ। तो टाइटल इज इनसाइड द हेड। तो इसका मतलब क्या है कि ये हेड को मैं नेस्टेड कहूँगा, नेस्टेड एलिमेंट कहलाएगा। ये नेस्टेड है, ये है इनसाइड द HTML कोड। टाइटल जो है वो हेड में भी नेस्टेड है और HTML में भी नेस्टेड है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नेस्टेड एलिमेंट्स भी आपके पास यहाँ पर मौजूद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, जब यहाँ पे हेड आपके पास, इन हेड के दरमियान में क्या होता है, टाइटल होता है। तो टाइटल के क्लोज होने पे यहाँ पे टाइटल ओपन होगा, टाइटल क्लोज हो जाएगा। टाइटल के क्लोज होने पे आपके पास यानी कि क्या सीक्वेंस क्या बनेगी, नीचे वो आ गया, यहाँ पे हेड आएगा, यहाँ पे हेड क्लोज होगा, यहाँ पे टाइटल स्टार्ट होगा और यहाँ पे टाइटल क्लोज होगा। अब उसके बाद आपके पास कौन सा टैग स्टार्ट होगा, बॉडी का, मेन बॉडी का, यानी कि ये वाला बॉडी का। इसके दरमियान में, बॉडी के दरमियान में आपके पास जो भी टेक्स्ट आप लिखने के लिए जा रहे हैं वो होंगे। अब इसमें बहुत सारे टेक्स्ट हैं। मसलन पहला टेक्स्ट जो है वो ये यूज़ कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग के साथ। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग लिख रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग जो है वो अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग इसका स्टार्टिंग और एंडिंग है। तो वट एवर यू आर राइटिंग हेयर, ये एज इट इज़ ये डिस्प्ले दिया हुआ है, ये आउटपुट है। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आउटपुट आएगा स्क्रीन के ऊपर। तो अगर आपने दो स्ट्रॉन्ग लिख दिया है दो वर्ड के इन बिटवीन, तो वो वाला वर्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, बोल्ड शो हो रहा होगा। इसी तरीके से एम्फसाइज, अच्छा, बोल्ड के लिए बी भी यूज़ होता है और /b भी, तो आप ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। B/B भी ठीक है, लेकिन आपके कोर्स के अंदर स्ट्रॉन्ग और बोल्ड जो है वो दिया गया है। इसके अलावा आपके पास देखिए एम्फसाइज के लिए इस्तेमाल होता है। इटैलिक अगर आपने करना है तो इससे भी होता है और इटैलिक आई से भी यूज़ होता है। तो आप दोनों से, आई से भी आप कर सकते हैं, इससे भी। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज, ये /p जो है ये पैराग्राफिंग के लिए इस्तेमाल होता है। पैराग्राफ का मतलब क्या है कि अगर
पी जो है वो कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या चीज़ प्रेस हो जाएगा, एंटर, यानी कि एक एंटर प्रेस होके एक पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी पैराग्राफ के अंदर ही मैंने किसी वर्ड को अंडरलाइन करना है तो /u अंडरलाइन कर दूंगा, तो ये अंडरलाइन के लिए u और /u यूज। अब अगर मैं अंडरलाइन करने के लिए जा रहा हूँ तो जाहिर बात है वो कहीं से स्टार्ट होना चाहिए और कहीं पर एंड होना चाहिए, कहीं पे वो स्टार्ट हो और कहीं पे क्या हो, एंड हो। तो देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग, अगर मैं एंडिंग पॉइंट नहीं दूं, इसको ये वाली चीज़ ना लिखूं, तो ये पूरे का पूरा जितना भी टेक्स्ट दिया गया है वो सब का सब अंडरलाइन हो जाएगा। इसके अलावा स्ट्राइक करने के लिए, डिलीट करने के लिए आप डेल इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या है कि टेक्स्ट जो होगा वो ऊपर से उसको क्या कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा, ताकि वो डिस्प्ले भी हो। और स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या हो गया, डेल का मतलब ये हो गया कि उसको कट कर दिया जाएगा या उसको क्रॉस कर देंगे। ये तमाम फॉर्मेशन है, यानी कि अगर आप कोई टेक्स्ट टाइप करना चाहें तो उसको इस तरीके से टाइप करें। उसके अलावा देखिए सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट लिखने का ये वाला मेथड होता है कि अगर आपने किसी चीज़ को सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट लिख दिया तो वो इस तरीके से डिस्प्ले, यानी कि अगर SUP लिख दिया है और यहाँ पे क्लोज किया है तो वट एवर यू आर राइटिंग इनसाइड दीज टू टैग्स दैट इज गोइंग टू बी सुपरस्क्रिप्टेड इन द गिवन लाइन। तो देखिए ये सुपरस्क्रिप्ट जो था, देखिए दिस इज अ, और ये वाली चीज़ देखिए ऊपर चली गई, दिस इज अ ठीक लिखा था, सुपरस्क्रिप्ट जो है वो सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर चला गया है और टेक्स्ट। अब इसी के अंदर अगर मैं आपसे कहूं कि भैया आप a² + b² की इक्वेशन लिखें तो आप इक्वेशन इसके अंदर आसानी से लिख सकते हैं। बस इस इक्वेशन को लिखने के लिए आप पहले आपको a लिखना है, तो भाई मैं पैराग्राफ P से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा a, अब मुझे 2 को सुपरस्क्रिप्ट में लेके जाना है तो मैं यहाँ पे टैग बनाऊंगा, सुपर SUP लिखूंगा मैं, ये क्लोज किया आपने। इसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, फिर यहाँ पे /SUP सुपरस्क्रिप्ट फिर से लिखूंगा। इसका मतलब क्या है, ए के बाद ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा इस जगह के ऊपर। उसके बाद प्लस का साइन है तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, प्लस का साइन यूज करूंगा। फिर बी है तो मैं बी लिखूंगा। अब ये वाला 2 दोबारा से ऊपर लेके जाना है तो मैं दोबारा से SUP सुपर लिखूंगा और यहाँ पे 2 लिखूंगा और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। तो ये जब स्टेटमेंट और फिर पी को क्लोज कर दिया जाएगा, तो ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो इसे एग्जीक्यूशन के बाद आंसर जो होगा उसका वो a² + b² आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखिए अगला जो है वो सुपरस्क्रिप्ट भी ऐसा ही हो गया, सबस्क्रिप्ट भी ऐसा ही हो गया। तो कोई भी कंटेंट, कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसे डिस्प्ले करनी हो तो आप इसके थ्रू जो है वो सबस्क्रिप्ट में भी डिस्प्ले कर सकते हैं और सुपरस्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं। SUP सुपर के लिए, SUP सब के लिए, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगले जो हैं वो हम स्टाइल से रिलेटेड हैं। स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, हर एलिमेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि उस एलिमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब एट्रीब्यूट्स में स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट के अंदर इसकी वैल्यू सेंटर्ड है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, मसलन जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज अगर मैं देखूं तो उस पैराग्राफ को मैं अलाइन कर सकता हूं, उस पैराग्राफ को मैं जो अंदर टेक्स्ट दिया गया है उसके फॉन्ट साइज को चेंज कर सकता हूं, ठीक है, उस पैराग्राफ के फॉन्ट के कलर को मैं चेंज कर सकता हूं। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो पैराग्राफ के साथ हो रही हैं, ये सबकी किसके, पूरे कंप्लीट पैराग्राफ के। फॉन्ट फैमिली को चेंज कर सकता हूं, यानी कि फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पैराग्राफ के साथ काम हम कर सकते हैं ये सारे। लेकिन जब आप P के साथ स्टाइल लिखेंगे तो इस P और इस P के दरमियान, यानी कि देखिए ये पैराग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे एंड हुआ, जो भी चीज यहां पे लिखी जाएगी वो पूरी की पूरी इन दोनों P के दरमियान पैराग्राफ पे कंप्लीटली अप्लाई हो जाएगी, एक एक चीज पे अप्लाई होगी। यानी कि दिस टेक्स्ट हैज फॉन्ट साइज ऑफ 20 पिक्सल, ये पूरे के पूरे का फॉन्ट साइज जो होगा वो 20 हो जाएगा, दिस से लेके पिक्सल तक। तो देखिए ये जो लिखा है ना, दिस साइज 20 पिक्सल, तो ये बिल्कुल सही हो चाहिए। इसके अलावा देखिए अगर मैंने स्टाइल लिख लिया, टेक्स्ट अलाइन कर रहा हूं, और देखिए स्टाइल के अंदर लिखा कैसे आता है, एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन, यानी कि टेक्स्ट को अलाइनमेंट तो आपके पास 3 ही होती है, सेंटर्ड होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है। तो सेंटर्ड अगर आप लिखेंगे, देखिए लिखा कैसे आता है, पहले प्रॉपर्टी लिखी जाती है, इसको लिखने का तरीका ये है, पहले प्रॉपर्टी फिर कॉलन आता है
और प्रॉपर्टी के कॉलन के बाद हम क्या लिखते हैं, इसकी वैल्यू लिख देते हैं। जैसे सेंटर है ये, अगर मैं लेफ्ट लिख देता तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाता। तो ये डिफरेंट अलाइनमेंट्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो आप देखिए टेक्स्ट अलाइन, अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज एक साथ लिख सकता हूँ। मसलन फॉन्ट साइज और टेक्स्ट अलाइन एक साथ भी मार्क कर सकता हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग आप करें, इन्होंने अलग अलग करके। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे देखिए कलर, कलर के अंदर आप कॉलन डाल के डायरेक्टली रेड या ग्रीन या ब्लू, या देखिए ये कलर कौन सा है, ऑरेंज है, ये ऑरेंज कलर में डिस्प्ले कर रहा है इसका आउटपुट। और ये क्यों डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि ये ऑरेंज कलर का कोड मैंने दिया हुआ है। तो आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली नेम ऑफ द कलर लिख देते हैं। लाइक अगर मैं कलर कॉलन रेड लिख दूंगा, और ये याद रखें कि जब भी प्रॉपर्टी लिखी जाती है और उसकी वैल्यू लिखी जाती है तो हमेशा कोटेशन में लिखी जाती है। एंड इफ यू वांट टू मेंशन 2 और मोर देन 2 प्रॉपर्टीज, तो वी विल अप्लाई अ सेपरेट सेमी कॉलन बिटवीन देम। तो मैं सेमी कॉलन डाल के एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज जो है वो मार्क कर सकता हूँ। तो ये जो स्टाइल है, ये स्टाइल बेसिकली प्रॉपर्टी है, वो सॉरी ये एट्रीब्यूट है किस चीज़ का, ये एट्रीब्यूट स्टाइल जो है वो किसका है, एट्रीब्यूट एलिमेंट P का एट्रीब्यूट है। यहाँ पे जो एट्रीब्यूट दिया गया है ये किसका दिया गया है, P का। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये स्टाइल जो है ये P के साथ भी यूज़ होता है एट्रीब्यूट। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स होते हैं, मसलन टेबल एक एलिमेंट है, टेबल के साथ भी स्टाइल यूज होता है, इमेज के साथ भी स्टाइल, यानी कि स्टाइल एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो डिफरेंट एलिमेंट के साथ इस्तेमाल हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए कोरियर न्यू के नाम का एक फॉन्ट है, उसकी फैमिली के रिलेटिवली इन्होंने चेंज किया, तो फॉन्ट फैमिली जो होती है चेंज होती है। अच्छा, इसमें सबसे अहम चीज़, मैं इसके 1-2 एग्जाम्पल्स आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपके जहन में रहे। देखिए जी, मैं यहाँ पे आपको बताते हैं, देखिए ये है पैराग्राफ, तो ये इसी के अंदर से मैंने निकाला हुआ था। इसमें अगर आप देखें तो आपको कई एक चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, इसको एग्जीक्यूट करें तो देखिए ये 3 लाइनें लिखी हुई आ रही हैं, बॉडी के अंदर ये 3 लाइनें लिखी हैं, जिसका मतलब क्या, 3 पैराग्राफ्स हैं। अब अगर मैं पहला पैराग्राफ जो है इसके अंदर स्टाइल देता हूँ और स्टाइल इक्वल टू करके, देखिए ये कोटेशन आएगा, और कोटेशन के अंदर मैं इसका कलर जो है, पहले वाले का कलर जो है वो मैं कर देता हूँ रेड। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये जो पहला पैराग्राफ है ना, ये रेड कलर के अंदर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि हर पैराग्राफ डिफरेंट कलर्स के अंदर, तो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, और यहाँ पर भी मैंने इसको भी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट। इसको ग्रीन कर लें और नीचे वाले को आप ब्लू कर लीजिए। तो देखिए, तो ये अब हर पैराग्राफ जो है वो, हर लाइन जो है वो डिफरेंट कलर्स के अंदर आपको क्या होने लगेगी, डिस्प्ले होने लगेगी। तो ये पहला एट्रीब्यूट कलर का था। अच्छा, कलर के अलावा आपने कौन सा एट्रीब्यूट देखा, अलाइनमेंट देखा। तो देखिए हम किसी भी एक को, अब देखिए पहला पैराग्राफ, ये पूरा पेज है, ये अभी लेफ्ट अलाइन है, तो डिफॉल्ट में ये लेफ्ट अलाइन होता है। अगर मैं इसकी अलाइनमेंट सेंटर्ड रखूँ, और इसके लिए रिजर्व वर्ड क्या होता है, टेक्स्ट अलाइन। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये लिखा है टेक्स्ट अलाइन। तो टेक्स्ट अलाइन जो है, इसको मैं अगर यहाँ से कॉपी कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये मैंने यहाँ से उठाया और ये मैंने कॉपी किया। अब ज़रा देखिए, मैं पहले वाले को ही, देखिए ये पहली प्रॉपर्टी लिख दी मैंने, दूसरी प्रॉपर्टी के लिए सेमी कॉलन डलता है, और ये देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, टेक्स्ट अलाइन, और उसको हमने क्या कर दिया, सेंटर्ड कर दिया। अब देखिए जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो सिर्फ पहला पैराग्राफ जो है, यानी कि पहली लाइन, वो सेंटर्ड हो जाएगी, बाकी तमाम दोनों जो है वैसे रहेंगे। अगर मैं दूसरी लाइन को राइट अलाइन करना चाहूँ तो देखिए भाई, इसको सेंटर के बजाय आप क्या लिख लें, RIGHT, राइट। तो अब देखिएगा जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये राइट अलाइन हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं किसी भी लाइन को सेंटर्ड या राइट अलाइन कर सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक और अहम चीज़ देखिए, ये मैंने इसमें बताई तो नहीं है, कोर्स में तो नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। क्या चीज़ पता होना चाहिए कि आपके पास जैसे ये वाला दिस इज पैराग्राफ, देखिए ये दिस इज अ पैराग्राफ का मतलब क्या है कि अगर मैं कलर ब्लू करता हूँ तो ये पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है वो ब्लू हो गया। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि मैं पूरा पैराग्राफ ब्लू नहीं करूँ, सिर्फ ये जो इज लिखा है ये मुझे रेड में मिले और सबका सब मुझे किस में मिल रहा हो, ब्लू में मिल रहा हो,
यानी कि पूरा पैराग्राफ ब्लू में हो, लेकिन इज यानी कि इनसाइड द पैराग्राफ कोई भी वर्ड या कोई भी लेटर डिफरेंट कलर में डिस्प्ले हो रहा हो। तो उसके लिए ये याद रखें कि हमारे पास एक एलिमेंट इस्तेमाल होता है स्पैन का। स्पैन का मतलब क्या हो गया कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि पैराग्राफ के अंदर से, जो पैराग्राफ है इसके अंदर का कोई भी एक सर्टेन पोर्शन कट करके मुझे दे देता है। स्पैन का मतलब ये हो गया, स्पैन स्टार्टिंग भी होगा और स्पैन क्या होगा, एंडिंग भी होगा। यानी कि यहाँ पे आप स्पैन यूं करके लिख लेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि स्पैन के दरमियान में जो भी चीज होगी उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, वह स्पैन के थ्रू मैं क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। स्पैन के अंदर भी आपके पास स्टाइल की एट्रीब्यूट मौजूद होता है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, ये मैं करके आपको बताता हूं। इसमें देखिए, अगर हम ये मैं दिखा सकूं आपको, देखिए बेटा, ये यहाँ पे आए ना आप। अब हम क्या करते हैं, ये इधर आ जाते हैं और देखिए, मैं ये चाहता हूं कि ये जो इज लिखा है, ये वाला थर्ड पैराग्राफ का इज ब्लू में जो है, ये रेड में डिस्प्ले हो जाए। तो देखिए यहां पे ये है ना इज, यहां पे मैं कौन सा यूज करूंगा, स्पैन, ठीक है भाई। मैंने स्पैन यूज किया और यहां पे स्पैन को क्या करूंगा, मैं क्लोज करूंगा, इस क्लोज स्पैन, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या हो गया कि इस स्पैन में अगर मैं स्टाइल देता हूं और स्टाइल के अंदर मैं कलर डाल देता हूं, कौन सा, कलर रेड, और ये कॉलन आता है इधर। तो अब होना ये चाहिए कि पूरा पैराग्राफ, देखिए यहां से स्टार्ट होगा, स्टाइल क्या है, ब्लू, तो इसका मतलब क्या है कि ये दिस ब्लू में आएगा, ये स्पैन जो है इस के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो इस किस में आ जाएगा, रेड में। यहां पे स्पैन खत्म हो गया, फिर ये ब्लू में स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो देखिए भाई, देखिए ये वैसा ही हुआ कि दिस जो है वो ब्लू में आया है, इस रेड में आ गया और दोबारा से पूरा पैराग्राफ ब्लू ही रहा। तो स्पैन एक ऐसा एलिमेंट है जो पैराग्राफ के किसी भी पोर्शन को, किसी भी वर्ड को या किसी भी लेटर को कट करके अपनी मर्जी की फॉर्मेशन आप उसके ऊपर अप्लाई। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि भाई इसका जो रेड के अंदर मैंने इज किया है, इसका फॉन्ट साइज भी क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए, तो फॉन्ट साइज के लिए आपके पास क्या होता था, यहाँ पे देखिए फॉन्ट डैश साइज। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई, FONT फॉन्ट डैश साइज। ये जहन में रखिएगा, ये जो वर्ड्स है ना, डैश साइज जैसे आप लिख रहे हैं, या टेक्स्ट डैश अलाइनमेंट, ये थोड़े से याद करने होंगे। फॉन्ट डैश साइज इज इक्वल टू 20 पिक्सल कर लें आप, ठीक है ना। फॉन्ट ये इक्वल टू नहीं आता, ये कॉलन आएगा यहाँ पर, ये आ गया कॉलन, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि अब 20 पिक्सल हम देखेंगे कि कितना बड़ा होता है, तो अंदाजा हो जाएगा। देखिए बाकी पैराग्राफ ऐसे ही रहा इज। अब अगर मैं इसको 100 कर लूं तो ये अच्छा खासा बड़ा डिस्प्ले होगा, तो आप इसको पहचान, ये देखिए अब आप, ये 100 पिक्सल के ऊपर आ गया है। इसका मतलब क्या है कि आपने पूरी लाइन के अंदर, ये रहा एक ही पैराग्राफ, लेकिन इसके अंदर एक लेटर जो है उसका साइज जो है वो आपने इंक्रीज। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ या इस जगह अपने मौजूद हूँ और मुझे आर के साइज को इंक्रीज करना है, तो मैं यहाँ पे रहते हुए इसके साइज को क्या करता जाऊँगा, बढ़ाता चला जाऊँगा। तो ये जो आपने आर का साइज बढ़ाया है, वैसे ही बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, उसके साइज को भी वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा जी, तो आपने क्या किया कि किसी भी, ये मैंने स्पैन आपको समझा दिया, स्पैन उस डॉक्यूमेंट में नहीं दिया गया था, लेकिन ये एक अच्छा फीचर है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा जी, तो फॉन्ट फैमिली और ये तमाम चीज़ें, तो देखिए ये मैंने आखिर में यहाँ पे लिख दिया, फॉन्ट फैमिली को भी हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो अब देखिए स्टाइल के अंदर एक आपके पास होता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर जो है ये हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बैकग्राउंड कलर जो है वो, जैसे कि देखिए ये HTML मैंने लिखा है, तो इसका बैकग्राउंड कलर जो हो गया है वो हाईलाइट है, ब्लू हुआ है। इसी तरीके से अगर मैंने किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, मसलन मैं पैराग्राफ को हाईलाइट करना चाहता हूँ, या मैं पूरे के पूरे ये दिस पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ हाईलाइट करना चाहता हूँ येलो में, तो देखिए दिस इज अ पैराग्राफ, येलो वाला पैराग्राफ यही है,
देखिए ये आपके पास रेड वाला पैराग्राफ है, देखिए टेक्स्ट कलर रेड है, अलाइनमेंट भी हो गई। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये कॉमा डालूंगा, ये क्या होता है बैकग्राउंड, मैंने बताया था बैकग्राउंड कलर, इसके लिए रिजर्व वर्ड क्या है बैकग्राउंड कलर। जब मैं शेयर करा लूंगा तो इनको याद कर लीजिएगा याद से। तो इसमें अब क्या लिखूंगा बैकग्राउंड डैश कलर, और बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए येलो। अब बताइए बैकग्राउंड, इसका मतलब ये हो गया कि जो पहला पैराग्राफ है ये सेंटर्ड अलाइन हो, सेंटर में आ जाए, इसका कलर रेड हो जाए, और तीसरी चीज क्या है कि इसका बैकग्राउंड जो कलर है यानी कि जो शेड है हाईलाइट जो हुआ वो किस कलर में हो, येलो में। अब देखिए मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए ये जो है ये पूरे का पूरा पैराग्राफ नहीं, इससे पूरा पैराग्राफ हाईलाइट कर देने का मतलब क्या है, पैराग्राफ की कंप्लीट लाइन को हाईलाइट कर दिया। ये पैराग्राफ यहां से नहीं शुरू हुआ, पैराग्राफ बिगिनिंग ऑफ लाइन से शुरू होता है और एंडिंग ऑफ लाइन तक जाता है। तो आप यहां पे देखें तो ये यहां तक, लेकिन मैं अगर ये चाहूं कि मेरे पास दिस इज अ पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए मुझे ये चीज जरूरी होगी कि मैं क्या करूं कि इस बैकग्राउंड कलर येलो को यहां से रिमूव करूं, इसको यहां से हटाऊं। देखिए भाई अब ये बैकग्राउंड वाली चीज खत्म हो जाएगी। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि दिस इज अ पैराग्राफ, सिर्फ दिस इज अ पैराग्राफ जो है ना उसके ऊपर हाईलाइट हो या खाली पैराग्राफ हाईलाइट हो जाए, तो देखिए यहां पे अगर मुझे खाली पैराग्राफ हाईलाइट करना है तो मैं यहां पे क्या यूज करूंगा, स्पैन यूज करूंगा, और स्पैन की कैरेक्टरिस्टिक जो होगी वो येलो वाली मैं यूज करूंगा। लेकिन ये कैसे यूज की जाएगी कि स्पैन स्टाइल मैंने आपको बताया था इज इक्वल टू डबल कोटेशन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे येलो कलर, और यहाँ पे स्पैन मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे स्पैन क्लोज नहीं किया तो ये पूरे पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये स्पैन जो है ये मैंने यहाँ पर क्लोज भी कर दिया। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि ये स्पैन, ये बैकग्राउंड कलर जो है वो सिर्फ पैराग्राफ पे अप्लाई होगा, पूरी लाइन पे नहीं जाएगा। तो देखिए भाई अब ये सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ पे अप्लाई। तो ये जो टेक्निक्स हैं इसके थ्रू हम किसी भी टेक्स्ट जो लिखते हैं उसको हम हैंडल या उसको हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट था जो कि आपके जहन में होना चाहिए। अच्छा तो देखिए आपको मैंने बैकग्राउंड कलर समझा दिया, फॉन्ट फैमिली आप जानते हैं इसको चेंज करने। फॉन्ट साइज जो है वो पिक्सल में भी दिया जा सकता है, परसेंटेज में भी दिया जा सकता है। 100% देंगे तो गालिबन 12 होता है 100%, तो उससे ज़्यादा करते जाएंगे तो 12 का 24 और नॉनवर्ड्स, टेक्स्ट अलाइनमेंट और मुख्तलिफ इस तरीके से। अच्छा इसके अलावा स्टाइल जो है वो आपके पास इमेज जो है एलिमेंट, ये आपके पास क्या है, दीज आर द एलिमेंट्स, ये आपके पास क्या है एलिमेंट्स हैं। तो ये जो एलिमेंट दिया गया है एक इमेज एलिमेंट है, तो एलिमेंट इमेज के साथ भी आपके पास कौन सा स्टाइल एट्रीब्यूट यूज हो सकता है। टेबल और फ्रेम ये सारे क्या हैं, ये एलिमेंट्स हैं। टेबल और फ्रेम जो हम बनाते हैं उसके साथ भी स्टाइल एट्रीब्यूट यूज हो सकता है। مثلا अगर आप खुद सोचें तो अगर मैं कहता हूं विड्थ एंड हाइट, तो फॉन्ट की विड्थ और हाइट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन अगर कोई इमेज है तो इमेज की विड्थ भी हो सकती है, इमेज की हाइट भी हो सकती है, तो उसको एडजस्ट किया जाएगा, उसका स्टाइल सेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट। तो ये अपनी मर्जी से आप उसकी मेजरमेंट दे सकते हैं क्या है। टेबल की भी विड्थ और हाइट आप सेट कर सकते हैं, और फ्रेम्स की विड्थ और हाइट ये बाद में देखेंगे। इसके अलावा टेबल के साथ एक और बॉर्डर कोलैप्स का है, एक आपके पास स्टाइल के अंदर प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू कोलैप्स है। इसके अलावा बॉर्डर का साइज हो सकता है आपके पास, ये भी टेबल के साथ। जब हम टेबल पढ़ रहे होंगे तो ये टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक एक करके हम यहाँ पे देखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया। अब ये आपके पास आ रहा है ऑर्डर लिस्ट। अच्छा ऑर्डर लिस्ट को अगर हम देखते हैं तो इसको हम यहाँ पे बंद करते हैं। स्टाइल हमने चेक कर लिया है, कलर हम देख चुके हैं। अच्छा अब आप ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि अगर मेरे पास ये आ गया है, यही पैराग्राफ था हमारे पास, जैसे मैंने अप्लाई किया है पैराग्राफ के ऊपर कलर या बैकग्राउंड कलर, मैं अगर ये चाहूं कि भाई पूरे का पूरा जो बॉडी है इसका बैकग्राउंड ब्लू हो जाए, तो बॉडी का बैकग्राउंड ब्लू होने का मतलब क्या है कि अब मुझे चूंकि पूरे पेज का करना है, तो अगर मैं स्टाइल बॉडी के साथ अप्लाई कर दूं तो पूरी की पूरी बॉडी ब्लू हो जाएगी। देखिए यहां पे अगर मैं बॉडी जो है उसके साथ यहां पे लिख दूं स्टाइल
और स्टाइल के साथ यहाँ पे मैं मेंशन करूं बैकग्राउंड कलर डैश CO, और इसको मैं क्या कर दूं यहाँ पर येलो कर दूं। तो अब आप देखेंगे कि ये जो बॉडी है ये इस पोजीशन से, यानी कि अगर मैं इसको मैं मार्क करना चाहूं तो तुम देखोगे कि ये बॉडी इस पोजीशन से, यानी कि यहां से लेके यहां तक में जितना भी पोर्शन दिया गया, जो जो चीजें इसके दरमियान में लिखी गई हैं, इन सब का कलर जो होगा वो क्या होगा, येलो। तो इसका मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक का मतलब क्या है कि पूरा पेज जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊं, ये देखिए ये पेज जो है वो पूरे का पूरा। अब मैं अगर ये चाहता हूं कि नहीं जी पूरे का पूरा टेक्स्ट जो है वो रेड कलर में आ जाए, तो मैं इसी बैकग्राउंड के अंदर ही यहां पर ही, यानी कि बॉडी के अंदर ही यहां पे सेमीकोलन डाल के अगर लिख देता हूं कलर रेड, तो अब आप देखेंगे कि कलर रेड, यानी कि बॉडी के अंदर फॉन्ट का कलर सबका रेड हो जाए। तो देखिए तमाम का तमाम कलर जो होगा वो आपके पास किस में आ जाएगा, रेड में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पूरी होल बॉडी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और इंडिविजुअल पैराग्राफ्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इंडिविजुअल देखिए अगर आपने पूरी बॉडी पे अप्लाई करना है तो स्टाइल टेक्स्ट बॉडी में आ जाएगा, स्टाइल पैरामीटर जो आपके पास एट्रीब्यूट है। ये स्टाइल एट्रीब्यूट अगर P में आ रहा है, पैराग्राफ में आ रहा है, तो एक लाइन पे अप्लाई होगा, और अगर ये स्पैन में आ रहा है तो एक वर्ड या एक लेटर पे अप्लाई हो रहा होगा। तो बस ये चीज अपने आप ने जहन में रखनी है। अच्छा जी, इसके बाद कलर्स के बाद आपके पास आता है लिस्ट्स, क्योंकि अगला हमने यहाँ पे लिस्टिंग का ही किया था। तो अब आप ये देखिए कि लिस्टिंग के लिए हमारे पास 2 आइटम होते हैं, 1 2 3 4, और इस तरीके से करके लिखी जाती है। तो अब यहाँ पे देखें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपने जहन में रखनी है, वो 2 तरह की लिस्टिंग होती है, एक ऑर्डर लिस्ट होगी और एक अनऑर्डर लिस्ट होगी। अगर मैं इसको चेक करने के लिए जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर आप देखें तो इन्होंने इसको मेंशन कैसे किया है कि यहाँ पे बॉडी आई सबसे पहले। अच्छा, ये हेडिंग्स होती हैं, ये आप जानते होंगे कि ये हेडिंग्स जो हैं वो किस तरीके से की जाती हैं। जैसे ये H2 हेडिंग की गई है, तो H2 हेडिंग का मतलब क्या है कि ये H1 से छोटी हेडिंग होगी और इसका एक सर्टेन साइज होता है, और ये एज अ हेडिंग ट्रीट की जाएगी, यानी कि आपने इसका साइज को खुद से एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं, ये अलग से टैग होता है H2। तो आपने एन अनऑर्डर लिस्ट आपने कर दिया HTML, तो उसकी हेडिंग आ गई। अब इसके अंदर जो चीज़ आप लिखना चाह रहे हैं, ये मेन हेडिंग आ गई, इसमें आप करना क्या चाह रहे हैं कि कॉफ़ी, टी और मिल्क, इसको डॉट या पॉइंट्स डाल के लिखना चाह रहे हैं। तो डॉट या पॉइंट्स डाल के आप लिखने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट। UL जो है ये अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है, ये अनऑर्डर है। तो ये अनऑर्डर लिस्ट के लिए आप UN लिखेंगे। UN यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये नेस्टेड आपके पास एलिमेंट्स होंगे जो UL के अंदर आ रहे हैं, और वो क्या है, लिस्ट LI जो होता है वो लिस्ट इंडेक्स कहलाता है। तो लिस्ट इंडेक्स इसमें क्या क्या दिया गया है, कॉफी है, यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म, यहां से शुरू, यहां पे। तो जितने भी तुम लिस्ट इंडेक्स आप डिफाइन करेंगे वो तमाम के तमाम इस बुलेट्स के साथ क्या हो जाएंगे, अपेयर हो जाएंगे। तो आप देखिए कि ये 3 बुलेट्स के साथ अपेयर हो गए। अब अगर इनको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये इस तरीके से 3 बुलेट्स के साथ एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। इसी तरीके से दूसरे केस के अंदर देखें, ये तो हो गया अनऑर्डर। अगर आपने लिस्ट ऑर्डर के अंदर करनी है तो OL लिखेंगे, जैसे यहाँ पे अनऑर्डर के लिए UL लिखा था, ऑर्डर के लिए आप क्या लिखेंगे, OL। तो देखिए यहाँ पे OL स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे OL एंड। 3 लिस्ट्स आ रही हैं आपके पास, कॉफी, टी और मिल्क, वही 3 हैं, लेकिन अब चूंकि ऑर्डर लिस्ट में कहा है तो ये 1 2 3 में। अच्छा, ऑर्डर को अगर देखा जाए तो ऑर्डर ABC भी हो सकता है, ऑर्डर रोमन में भी हो सकता है, 1 2 और 3। तो अब देखिए, और ये जो अनऑर्डर लिस्ट है ये जरूरी नहीं है डॉट हो, ये कोई भी सिंबल हो सकता है, ये स्टाइरिक भी हो सकता है, कोई भी आप दे सकते हैं। इसके अंदर गालबन जहां तक मुझे याद पड़ता है जो हम देखते हैं वो आप देखिए कि वो मैं करके यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे करके देखते हैं तो इंशाल्लाह इससे आपको समझ में आएगा। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है और वो एट्रीब्यूट कहलाता है टाइप एट्रीब्यूट गालबन। तो ये मैं भी करके बताता हूँ आपको, तो फिर आपको अंदाजा होगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं
और इसको हम कैसे करते हैं कि हम यहाँ पे आते हैं अनऑर्डर लिस्ट। देखिए मुझे ये जो तमाम की तमाम डॉट्स दिए हुए मैं चाहता हूँ इनकी जगह क्या आ जाए, स्टार आ जाए। तो मैं अनऑर्डर लिस्ट सबके अंदर स्टार चाहिए ना, तो मैं अनऑर्डर लिस्ट को चेंज करूंगा तो उसके अंडर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब चेंज हो जाएंगे, यानी कि सबके सब की ऑर्डर लिस्ट जो होगी वो उसके रिजल्ट। तो बताइए अगर मैं सिर्फ यहाँ पे एल आई में चेंज करूंगा टाइप लिखकर तो इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ कॉफी का चेंज होगा, लेकिन अगर मैं यूएल के अंदर लिखूंगा तो ये इन तीनों का चेंज हो जाएगा। तो देखिए करके देखते हैं क्या होता है। टाइप होता था गालबन इज इक्वल टू, और यहाँ पे कोटेशन में हम लिख देते थे स्टैटिक। अब जरा चेक करके देखते हैं कि आया कि ये सही भी है या नहीं। तो देखें ये मेरे ख्याल में आया तो नहीं, एक मिनट ऐसे करके नहीं जी। तो एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे थोड़ा सा ना सर्च कर लेते हैं तो अंदाज़ा हो जाएगा हमें। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट अच्छा ये ऑर्डर नहीं अनऑर्डर कर लिया इसको, अनऑर्डर लिस्ट। अच्छा W3 स्कूल के अंदर तो इन्होंने दी नहीं है यूएल। अच्छा इसके अलावा ट्यूटोरियल रिपब्लिक डेफिनेशन लिस्ट, ये अगर देख लेना तो थोड़ा सा हमें अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा देखिए ये आया, देखिए ये यहाँ पे आया ना, देखें लिस्ट स्टाइल टाइप लिख रहे हैं, ये लिस्ट स्टाइल टाइप। तो ये हमारे पास है थोड़ा सा, अभी चेक करके देख लेंगे। देखें स्टार्ट फ्रॉम 10, इसका एक और एट्रीब्यूट स्टार्ट भी होता है कि कौन से नंबर से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। स्टार्ट एट 10, देखें ये हम करके देख लेते हैं। लिस्ट स्टाइल स्क्वायर लिख रहे हैं, ये ट्राई दिस कोड करके देख लेते हैं तो अंदाजा हो जाएगा। देखें ये आ गया। अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक बना दूँ तो क्या होगा, शो आउटपुट नहीं, स्क्वायर हो गया और सर्कल हो गया और स्टार नहीं, मेरे ख्याल में यही दो हैं और ये लिस्ट स्टाइल से चेंज हो जाते हैं। अच्छा यहाँ पर 1 2 3 अगर हम नहीं इसको रहने दें, अगर हम टाइप अच्छा इसको ताकि अगर कोई और देखे तो आइटम, देखें ये दी हुई है, ये वैल्यूज दी हैं। डिस्क है, एक डिस्क होता है, एक सर्कल होता है, एक स्क्वायर और एक नन। ये लिखा किस में जाता है, वेलकम बॉडी यूएल अनऑर्डर लिस्ट। देखें स्टाइल में लिखते हैं, ये स्टाइल का एट्रीब्यूट है। ठीक है, इसको अगर मैं कॉपी करूं और वहीं पे जहाँ पे हम कर रहे थे ये स्टाइलिंग लिस्टिंग हम कहाँ देख रहे थे, ये थी। तो यहाँ पे टाइप नहीं लिखें, यहाँ पे आप यूएल के लिए क्या लिखेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा जाएगा। लिस्ट टाइप डिस्क अगर मैं लिख दूँ तो ये डिस्क अभी तो डिस्प्ले हो रहा है। डिस्क के अलावा और क्या क्या था आपके पास, डिस्क था, एक मिनट देखिए बेटा, यहाँ पे हमने देखा था डिस्क, सर्कल, स्क्वायर और नन। चलिए डिस्क करके देखते हैं। हमने डिस्क किया है ना, यहाँ पर देखिए डिस्क से आउटपुट क्या आता है, ये रहा डिस्क। जिसमें मैंने क्या किया है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने डिस्क मेंशन कर दिया। तो ये तो यहाँ पर डिस्क भी नहीं दे रहा, ये नहीं चल रहा। और SQUARE स्क्वायर, देखिए ये स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म हो गया। सर्कल, अब ये सर्कल्स बन जाएंगे। देखिए ये सर्कल में ट्रांसफर, तो ये देखिए सर्कल होता है आपके पास, डिस्क होता है। डिस्क का मतलब क्या है, ब्लैक डिस्क्स आ जाएंगी ये इस तरीके से, और
स्क्वायर होता है तो स्क्वायर में स्क्वायर आ जाएगा, और नन कर देंगे तो फिर वो हट जाएगा। अच्छा, एक तो ये हो गया लिस्ट स्टाइल टाइप, और दूसरी तरफ आपके पास लिस्ट स्टाइल टाइप में अगर ऑर्डर लिस्ट हो, अब अगर मेरे पास ऑर्डर लिस्ट के अंदर अगर मैं लिस्ट स्टाइल टाइप लिखूं और टाइप लिख के यहां पे लिख दूं ए, तो देखिए नहीं, ऑर्डर लिस्ट के लिए लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर, HTML अनऑर्डर लिस्ट आ गया, ये भी ठीक है। लिस्ट स्टाइल टाइप नन, अनऑर्डर लिस्ट, ये भी अनऑर्डर है। वन टू थ्री फोर चलें, खैर ना, अब आपको भी फिलहाल, लेकिन हम इतने डेप्थ डिटेल के अंदर, एक मिनट, इसमें इन्होंने देना तो चाहिए ऑर्डर लिस्ट, चेक कर लेते हैं ये ऑर्डर लिस्ट। हाँ ये देखिए टाइप है इसका, देखा, ये मेरे जहन में आ रहा था। आप क्या एट्रीब्यूट लिखेंगे इसका? टाइप और स्टार्ट। वो जो ऑर्डर लिस्ट है ना, इसका होता है टाइप। ऑर्डर लिस्ट जो है इसका एट्रीब्यूट है टाइप। अगर आपने इसको लिख दिया ए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये, चेक करके देखिए ये टाइप ए लिखा, देखिए ये ABC हो गया। अगर टाइप मैंने रोमन में लिख दिया है I, तो ये 1 2 3 में आ गया। अगर मैंने कैपिटल A लिख दिया टाइप, तो देखिए कैपिटल ABC। ये मेरे ख्याल में अब आपके समझ में आ गया होगा। तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर सिर्फ टाइप करके हम वो कर देते हैं मार्क, जबकि यहाँ पे स्टाइल के अंदर, क्योंकि ये है तो यहाँ पे आपने स्टाइल में लिखना होगा, लेकिन ये आपके कोर्स के अंदर इतनी डेप्थ में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर पता हो तो वो बेहतर रहता है आपके पास। तो ये लिस्ट आपके पास हो गई ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो देखिए ऑर्डर लिस्ट हुई, अनऑर्डर लिस्ट हुई, इसकी टैग्स हो गई अनऑर्डर लिस्ट। देखिए ये इन्होंने स्टाइल टाइप दिया हुआ है ना, वैसे ही। और इसको ख़त्म करें तो अगले में चले जाइए। ये देखिए, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, एक होती है ऑर्डर लिस्ट, और तीसरी जो होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है। ये हमने देखना है DL। डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो होती है वो डिस्क्रिप्शन टाइप की होती है, यानी कि पहले एक जैसे डिस्क्राइब किया जाता है, या डेफिनेशन लिस्ट भी कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डेफिनेशन लिस्ट कहते हैं। डेफिनेशन का मतलब क्या है कि एक टर्म दी गई होगी, इसकी डेफिनेशन करनी होगी। इसका मतलब क्या है? देखिए ये डेफिनेशन लिस्ट है पूरी की पूरी, और इसके अंदर ये जो है वो वर्ड है, और ये उस वर्ड की डेफिनेशन है। फिर ये सेकंड वर्ड है, और फिर सेकंड वर्ड की। तो देखिए इसको अगर आप ट्राई करें तो ये वैसे ही दिया हुआ है। देखिए शुरू में इन्होंने, देखिए ये पूरे का पूरा H1 हेडिंग में लिखा है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट पूरे का पूरा बड़े उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक पैराग्राफ दिया गया, 3 एलिमेंट्स आर यूज्ड टू क्रिएट अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, द 3 एलिमेंट्स। अब वो 3 एलिमेंट्स क्या क्या है? पहले कॉफ़ी है, फिर मिल्क है, और तीसरा इन्होंने दिया नहीं है लेकिन लिख दिया है। तो देखिए भाई, अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर इन्होंने सबसे पहले क्या चीज़ मेंशन की है? देखें डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट किस तरीके से लिखी जाती है, ये चीज़ जहन में रखना है हमने। देखें भाई, ये डेफिनेशन लिस्ट हुआ, ये डेफिनेशन लिस्ट का क्या हुआ? एंड हुआ। फिर डेफिनेशन लिस्ट के अंदर आपके पास कई एक, देखिए ये नंबर 1 डेफिनेशन लिस्ट के अंदर ये दोनों मिल के एक आपके पास डाटा टर्म आएगी और डाटा की डेफिनेशन। DT क्या है आपके पास? डाटा टर्म है, यानी कि किस टर्म की कौन सी टर्म है। ये टर्म यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखें तो टर्म क्या है? यहाँ पे कॉफी है, और कॉफी की डिस्क्रिप्शन, ये जो DD है ये डाटा डिस्क्रिप्शन है। इसको मैं क्या लिखूंगा? डाटा या डेफिनेशन लिख लें, डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन। तो ये डाटा डेफिनेशन, ये इसकी हो जाएगी डाटा डेफिनेशन। तो डाटा टर्म और डाटा डेफिनेशन, फिर डाटा टर्म और फिर डाटा डेफिनेशन। तो देखिए डाटा टर्म डेफिनेशन, ऐसे ही आपके पास आगे फर्दर अगर आप लिखते चले जाएंगे तो वो डिस्प्ले होता चला जाएगा। तो अगर आप इसके अंदर चेंज करना चाहें, अब अगर मैं ये करना चाहूँ
कि मैं इसके अंदर ना कुछ थोड़ी सी चेंजेस इस सेंस में लेके आऊँ कि मैं इनके कलर या इनके साइजेस को वेरिएट कर दूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए डाटा डेफिनेशन जो लिखी गई है, इसके साइज़ को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, स्टाइल लिखूँगा इज इक्वल टू, और इसका कलर को मैं रेड कर देता हूँ यहाँ पर, इज इक्वल टू रेड। तो आप देखेंगे कि कॉफ़ी की जो डिस्क्रिप्शन होगी ब्लैक हॉट ड्रिंक, वो रेड कलर के अंदर आ जाएगा। बाकी आपका वैसे रहेगा। अगर मैं इसको ग्रीन करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे इसका स्टाइल मार्क करना होगा। तो ये आपके पास क्या होती है, डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब क्या हो गया, एक टर्म होगी फिर उसकी डेफिनेशन लिखी होगी, फिर दूसरी टर्म होगी फिर उसकी डेफिनेशन। तो ये आपके पास नेक्स्ट पार्ट हो गया, ऑर्डर लिस्ट भी हो गया, अनऑर्डर लिस्ट भी हो गया और डेफिनेशन लिस्ट भी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या आती है, इमेज आती है। इमेज के लिए आपके पास देख लीजिए, इमेज के अंदर इमेज की जो चीज़ें खास हैं वो क्या क्या है कि इमेज के अंदर हमने जो चीज़ें डिफाइन करनी है, अप्लाई बैकग्राउंड कलर टू द वेब पेज। देखिए मुझे बैकग्राउंड कलर अगर किसी वेब पेज पे, ये जो 3 चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं, इनको अगर आप या लास्ट टेक्स्ट में लिखें, बताइए अगर आपने किसी वेब पेज के कलर का बैकग्राउंड करना है तो आप जानते हैं कि आप उसकी बॉडी के अंदर लिख देंगे, बॉडी के अंदर स्टाइल में बैकग्राउंड कलर, बॉडी के अंदर जो स्टाइल दिया जाएगा, बॉडी के अंदर आप स्टाइल लिखेंगे एट्रीब्यूट, और उस स्टाइल के अंदर उसका बैकग्राउंड डैश कलर लिखकर जो भी येलो होगा वो कर देंगे, तो पूरा बैकग्राउंड। अप्लाई फोरग्राउंड करके कलर ऑफ टेक्स्ट, अगर मैं चाहता हूं कि पूरे टेक्स्ट का कलर एक ही जैसा हो जाता है, फोरग्राउंड के अंदर अगर आपने रेड किया, या मैंने करके भी बताया था, फोरग्राउंड या सिर्फ कलर भी आप लिख देंगे तो वो रेड हो जाएगा। आप फोरग्राउंड कलर का मतलब क्या होता है, कलर ऑफ टेक्स्ट। क्या होगा इसका मतलब, कलर ऑफ टेक्स्ट, कि जो उस पूरे वेब पेज पर टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है वो। असाइन बैकग्राउंड, इसी तरीके से बैकग्राउंड इमेज भी असाइन की जाती है कि आप क्या करते हैं कि पूरे पेज के ऊपर ना एक ही इमेज लगा देते हैं। तो ये अभी हम देखेंगे कैसे। अभी फिलहाल आपको क्या दिया जा रहा है, अभी आपको इमेज का बताया जा रहा है। तो इमेज आपके पास एक सेपरेट एलिमेंट है जिसको IMG, यानी कि किसी भी पेज के ऊपर मैं कोई ना कोई इमेज इंसर्ट कर सकता हूँ। तो देखिए डेफिनेशन क्या है कि इमेज टैग इन HTML इज यूज्ड टू एम्बेडेड एन इमेज टू द वेब। किसी वेब पेज के साथ अगर इमेज को इंसर्ट करना हो या एम्बेड करना हो इस इमेज को, तो हम क्या करते हैं, इमेज टैग के थ्रू करते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पे मैं लिखूंगा इमेज IMG लिखा जाता है, ठीक है ना, और यहाँ पे इमेज को क्लोज भी करना होगा, ये याद रहे। नहीं, इमेज क्लोज नहीं होती क्योंकि एक ही टैग में सब कुछ लिख दिया जाता है ना। देखें यहां से इमेज लिखनी शुरू हुई, यहां पे इमेज को क्लोज करने का कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि इमेज के टैग के अंदर ही, यहीं पर ही इसके एट्रीब्यूट में आप इमेज का साइज, इमेज का नेम यानी कि उसकी जो फाइल है वो, और इमेज की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज, सब के सब इस इमेज सिंगल टैग, यानी कि ये सिंगल टैग होता है, ये एक ही टैग के अंदर, इसका क्लोजिंग टैग मौजूद नहीं होता। तो उसी के अंदर आप सब कुछ, एक ही इमेज के अंदर आप सारी चीज़ें डिफाइन कर देंगे कि वो सेंट्रलाइज्ड है, नहीं है, क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें। तो अब आप यहाँ पे देखें तो आपको इसके अंदर ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि देखें ये HTML दिया गया, ये HTML क्लोज है, ये इसकी बॉडी है, ये बॉडी क्लोज है। अब देखें भाई, पहले इसने बॉडी के अंदर लिखा H2 हेडिंग के साथ बॉर्डर अराउंड इमेज। तो देखिए H2 हेडिंग के साथ यूज बॉर्डर प्रॉपर्टी टू ऐड। अब आपने क्या करना है, ये जो टेक्स्ट लिखा था ना, यूज द बॉर्डर प्रॉपर्टी टू ऐड अ बॉर्डर टू एन इमेज, एक इमेज के अंदर बॉर्डर। तो सबसे पहले ये देखें कि इमेज टैग के अंदर आपको चाहिए क्या क्या होता है। इमेज टैग में सबसे पहले इमेज जो आपने डिस्प्ले करनी है, उस इमेज की लोकेशन आपको पता है, या उस इमेज की फाइल को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो पहला एट्रीब्यूट जो है वो SRC का मतलब होता है सोर्स। तो आपने सबसे पहले सोर्स फाइल इंक्लूड करनी होती है। तो जिस फोल्डर के अंदर अगर आपका HTML मौजूद है तो आप क्या करें, और उसी फोल्डर के अंदर अगर इमेज भी पड़ी हुई है तो आप क्या करें कि उस इमेज का डायरेक्टली .jpg करके नाम लिख लेते हैं कोटेशन में। तो ये इमेज जो होती है वो वहां पे क्या हो जाएगी, डिस्प्ले होने के लिए आ जाएगी। लेकिन जब ये डिस्प्ले होने के लिए आएगी तो हो सकता, अच्छा इसका दूसरा एट्रीब्यूट जो है वो है ऑल्टर।
ये ऑल्टर उस वक्त इस्तेमाल होता है जब इमेज किसी प्रॉब्लम की वजह से या मौजूद ना होने या किसी प्रॉब्लम की वजह से डिस्प्ले अगर नहीं होती, तो इस इमेज के बजाय यहाँ पर छोटा सा एक टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, और वो टेक्स्ट क्या शो कर रहा होता है कि भाई इमेज तो नहीं डिस्प्ले हुई, लेकिन इमेज की जगह क्या वर्ड डिस्प्ले, मसलन देखिए ये पूरी पिक्चर जो है ये स्नो को जाहिर कर रही है, तो बेहतर ये है कि अगर ये इमेज डिस्प्ले ना भी हो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, छोटा सा स्नो लिखा हुआ है, ताकि लोगों को पता लग जाए कि भाई ये स्नो की इमेज है, अगर इमेज डिस्प्ले ना हो सके। तो ऑल्टर का मतलब क्या होता है, ये ऑल्टर टेक्स्ट होता है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट है। अगर इमेज डिस्प्ले हो गई तो टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं होगा, अगर इमेज डिस्प्ले नहीं हो सकी तो टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, फिर इसका क्या आएगा, फिर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर इसकी विड्थ देनी है। अब अगर मैं विड्थ दे देता हूं 50, तो जो भी इमेज है उसको 50% की विड्थ के ऊपर ये क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। देखिए विड्थ जो है ये परसेंट में भी दिए जा सकते हैं और इसको हम पिक्सल में भी दे सकते हैं, तो 1% के अंदर भी दिया जाता है इसमें। इसके अलावा क्या है कि जो स्टाइल है ये विड्थ भी दे सकते हैं, इसके अलावा आप हाइट भी दे सकते हैं, अपनी मर्जी से इसकी हाइट भी सेट कर सकते हैं, सही। इसके अलावा इसका बॉर्डर, अच्छा जब हम बॉर्डर सेट करने के लिए जाते हैं तो बॉर्डर के लिए दो चीजें जहन में रखें। जब भी मैं बॉर्डर सेट करूंगा तो बॉर्डर की जो वैल्यू लिखूंगा उसमें हमेशा दो चीजें इंक्लूड होंगी स्पेस के साथ, वरना देखें सोर्स है इसके साथ एक ही वैल्यू आ रही है, स्टाइल के साथ देखें ये इसकी प्रॉपर्टी हुई, वैल्यू एक ही आई, लेकिन बॉर्डर के साथ इसकी दो वैल्यू, एक बॉर्डर की विड्थ होती है और फिर बॉर्डर का कलर होता है कि किस कलर के अंदर और किस स्टाइल के अंदर बॉर्डर आएगा। तो देखिए आपने क्या, और यानी कि विड्थ, स्टाइल और कलर तीनों चीजें। देखिए ये विड्थ हुआ, ये जो सॉलिड है ये इसका स्टाइल हुआ कि किस तरह का होगा। देखिए ये पूरे का पूरा, ये डॉटेड में भी या डैश्ड में भी हो सकता था, लेकिन उमूमन हम सॉलिड ही लिखते हैं ताकि वो सॉलिड एक बॉर्डर जो है वो अपेयर हो, और सॉलिड का कलर क्या हो, येलो हो। तो जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखिए येलो कलर के अंदर इसका बॉर्डर इमेज का। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि पेज के सेंटर में इमेज डिस्प्ले हो जाए, तो इस स्टाइल के अंदर आप जानते हैं कि अलाइन जो होती है, या आप खाली अलाइन सेंटर के लिए अगर आप लिखेंगे तो वो इमेज जो होगी वो क्या हो जाएगी, सेंटर के अंदर डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है ना। और क्या अलाइन टेक्स्ट करके, अगर आप, अलाइन टेक्स्ट होता था लेकिन मैं ख्याल में अलाइन करके भी करेंगे और सेंटर्ड करेंगे तो वो सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी। तो ये आपके पास इमेज से रिलेटेड है जो कि इंफॉर्मेशन इसके ऊपर आपको दी जा सकती है। अच्छा भाई, तो यहाँ पे देखें कि अगर मैं इमेज के ऊपर आऊँ तो इमेज में हमारे पास देखें भाई, एक मिनट, HTML इमेज, इमेजेस, देखिए भाई यही वाली इमेज है जो इसमें दी हुई है, वही मैंने उठाई हुई है। अब यहाँ पे देख लें ये करके, यहाँ पे देखें ये इनका वेब पेज है, इसके ऊपर ये इमेज इन्होंने किस नाम से रखी हुई है, इमेज का नाम जो है वो क्या है बेटा, ये है पिक्चर, और ये ट्रोली.jpg, यानी कि ये डायरेक्टली इन्होंने इमेज इंसर्ट की है। ऑल्टर टेक्स्ट क्या है, ट्रोली, और विड्थ इसकी 500 और हाइट जो है वो 33। अकॉर्डिंगली देखिए विड्थ ज़्यादा हाइट कम है, तो अपनी मर्जी से इन्होंने क्या कर दिया। देखिए विड्थ और हाइट को आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और स्टाइल में भी आप मार्क कर सकते हैं। तो ये अब आपकी मर्जी है कि आप उसे स्टाइल में लिख रहे हैं या उसको डायरेक्टली आप लिख रहे हैं। अच्छा, मैं बता ये रहा था कि यहाँ पर अगर मैं पिक को, ये वाली चीज़ जो है, इसकी जगह अगर मैं इस पिक्चर का नाम चेंज कर दूँ, इसका मतलब क्या है कि ये वाली पिक्चर तो है ही नहीं, अब जब मैं इसे रन करूँगा तो उसे पिक्चर नहीं मिलेगी, तो ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट जो होगा उसको ये देखिए डिस्प्ले करेगी। देखिए इसे पिक्चर नहीं मिली, तो देखिए इसने, देखिए TRULLI, ट्रूली, तो ये जो ट्रॉली जो है वो, या ट्रूली जो भी है वो, यहाँ से ऑल्टर से इसने नाम उठाया है। अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ तो जो भी मैं लिख रहा हूँगा ये वो नाम जो होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अंडरस्कोर था, इसके साथ इसको मैं मेंशन करूँगा तो ये पूरे का पूरा जो होगा वो, अब वो चीज़ या इमेज जो है वो आपके सामने डिस्प्ले नहीं होगी। विड्थ और हाइट आपको दी हुई है, विड्थ और हाइट यहाँ पे डायरेक्ट भी दे सकते हैं और स्टाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा था कि यहाँ पर हमने ये देखा था कि स्टाइल के साथ भी विड्थ परसेंटेज के अंदर या उसमें दी जा सकती है, और डायरेक्टली विड्थ जो एट्रीब्यूट है वो भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोनों ही सही है, आप दोनों में से किसी के साथ भी आप
ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे अगर मैं इसे अलाइन करना चाहूँ, अभी देखिए ये लेफ़्ट अलाइन है, अगर मैं इसकी विड्थ जो है, हाइट जो है वो 50 के बजाय 500 के बजाय 50% अगर मैं कर दूं, और ये भी क्या कर दूं 50% कर दूं, कोटेशन से हटा दिया हमने, परसेंट में हम 50% कर दिया अगर, तो देखेंगे कि क्या इसका इम्पैक्ट आता है, क्या ये 50% पे आ जाएगा। देखिए ये 50% पे आ गई। अब अगर मैं इसे अलाइन करना चाहूँ, सेंटर्ड अलाइन, यानी कि पूरी इमेज जो है ये सेंटर्ड हो जाए, तो देखिए पहले ये टेक्स्ट आया, उसके बाद फिर ये इमेज आई। तो ये जो इमेज आई है, इससे पहले अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सेंटर्ड, ठीक है, ये भी आपके पास रिजर्व वर्ड है, और ये सेंटर यहाँ पे लिखने के बाद इसको भी मैं क्या करूँ, सेंटर्ड कर दूँ, ACENTER, तो STRE सेंटर। तो देखिए जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये सेंटर में होनी चाहिए, लेकिन हुई नहीं, सेंटर TER तो नहीं है, TER, हाँ देखिए सेंटर TER है। देखिए मैंने ये सेंटर का जो आपके पास एलिमेंट था, टैग जो था, उसको मैंने इमेज के दरमियान में, इमेज में अगर उसको डाल दिया, तो देखिए वो इमेज जो होगी सेंटर। अब अगर मैं इसे लेफ्ट करना चाहूँ तो लेफ्ट भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है। हमारे पास स्टाइल जो है वो टेक्स्ट के लिए अप्लाई होता है, ये टेक्स्ट नहीं है, ये इमेज है, तो इमेज के अंदर हम डायरेक्टली इसको अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो आपने क्या करना होगा, अलहदा से सेंटर्ड अगर है तो आप इसको लिख के कर सकते हैं लेफ्ट और राइट। अच्छा जी, तो इमेज ये हमने हर तरीके से ये ऑलमोस्ट चेक कर लिया है। क्या कहते हैं इसमें, इसके बाद का जो पोर्शन है ये हम देख लें कि हमारे पास रिकॉर्डिंग अच्छी खासी ज़्यादा की हो गई, लेकिन अभी चलते रहे थोड़ा सा। अच्छा देखिए किसी और फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, तो ये फॉरवर्ड स्लैश करके लिख दिया जाएगा नाम उसका। स्टाइल के अंदर अगर आपने विड्थ और हाइट चेक करनी है तो वो आप ऐसे मेंशन करेंगे, ठीक है भाई। तो स्टाइल के थ्रू भी हो गया, और ये तो यहाँ पे हमने इसको देखा। इसका मतलब क्या है कि ऐसा ही एक इमेज दी जाएगी, उसका आपको नाम बता दिया जाएगा, और आपसे कहा जाएगा कि भाई उसको बॉर्डर के साथ पेज के ऊपर डिस्प्ले करें, तो वो अब आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर बैकग्राउंड इमेज आपने डिस्प्ले करनी है कि पूरे इमेज जो है वो पेपर के ऊपर डिस्प्ले हो जाए, तो देखिए शायद यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज का दिया होगा, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज का मतलब क्या है कि जो आपके पास HTML टैग होगा ना, उसी के ऊपर हम बैकग्राउंड इमेज जो है उसको हम यूज करेंगे। बैकग्राउंड इमेज HTML पेज। एक मिनट से HTML बैकग्राउंड इमेज, देखिए ये दिया हुआ HTML बैकग्राउंड है, स्टाइल P बैकग्राउंड इमेज URL। देखिए ये इस तरीके से किया जाता है। क्या है ये, स्टाइल बैकग्राउंड इमेज URL। ये जो है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Ctrl+C। ये बैकग्राउंड इमेज के लिए ये जो आपको टेक्स्ट दिया गया है, इसके लिए आप क्या लिखते हैं, इसके लिए वर्किंग जो होती है ये लिखी जाएगी, ये क्या लिखा जाएगा, स्टाइल बैकग्राउंड इमेज, और फिर उसका URL दे दिया जाएगा। तो जिस भी, अगर ये स्टाइल किसी पैराग्राफ के साथ दिया गया है
तो वो इमेज पैराग्राफ के साथ अप्लाई हो जाएगी, यानी कि उस पैराग्राफ का बैकग्राउंड, अगर ये समझिएगा भाई कि अगर ये स्टाइल जो दिया गया है ये किसी पैराग्राफ के साथ दिया गया है, /p के साथ लिखा गया है, तो जो p यहाँ पे एंड होगा, ये बैकग्राउंड इमेज अगर आपने p के साथ लिख लिया है तो वो पैराग्राफ के अंदर वो इमेज अप्लाई हो रही होगी। अगर आपने ये चीज़ बॉडी के साथ लिख दी है तो वो बैकग्राउंड इमेज पूरी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो देखें आप यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दी गई है, इस एग्जाम्पल को चेक करें तो यहाँ पे अभी जो दिया गया है ये किसके साथ, देखिए ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिया। अब मैंने करूँगा तो देखिए वो इमेज खत्म हो जाएगी। मैं चाहता हूँ पूरी बॉडी के साथ आ जाए, तो ये मैं बॉडी के साथ लिख देता हूँ, ये देखिए। अब जब मैं बॉडी के साथ लिखूंगा ना ये तो अब देखिए ये बैकग्राउंड इमेज पूरी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, पूरी होल बॉडी ऑफ द टेक्स्ट जो होगी ना वो अप्लाई हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि ये आप क्या लिखेंगे, स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज़ करें, वो स्टाइल आप यूज़ करेंगे एट्रीब्यूट जिसके अंदर प्रॉपर्टी क्या होगी, बैकग्राउंड इमेज, ये इसकी प्रॉपर्टी और ये इसकी वैल्यू, URL लिखेंगे और नेम ऑफ इमेज सिंगल कोटेशन के अंदर इमेज का नाम लिख देंगे, तो वो बैकग्राउंड के ऊपर क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। तो ये बस जहन में रखिएगा कि जो अगर बैकग्राउंड इमेज आपने अप्लाई करनी है तो आप इस तरीके से अप्लाई करते हैं। इसके अलावा ये कंप्लीट टेक्स्ट, ये देखिए ये दिया हुआ बैकग्राउंड इमेज, तो ये इन्होंने इसके अंदर मेंशन किया हुआ। HTML टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। अब देखिए हाइपरलिंक क्रिएशन जो है वो भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हाइपरलिंक को क्रिएट करते हैं। हाइपरलिंक क्रिएट करने का मतलब क्या हो गया कि जो भी टेक्स्ट आपको दिया गया है उसके थ्रू हम हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए क्लिक द लिंक टू विजिट। हाइपरलिंक का मतलब क्या है कि जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप किसी वेबसाइट या किसी दूसरे वेबसाइट पे या तो उसी पेज पे ओपन कर लेंगे या नए पेज पे ओपन करेंगे। मसलन अगर ऐसे पेज पे अगर मैं विजिट गूगल के ऊपर क्लिक करूँगा तो विजिट गूगल जो होगा वो एक गूगल वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा। तो देखिए कैसे किया हुआ इन्होंने, देखिए HTML है, इसके बाद हेड है, हेड क्लोज हुआ, हाइपरलिंक टू वेब पेज लिखा हुआ है, फिर बॉडी है। बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पहले हेडिंग आ रही है H2 के साथ। अगर मैं इस हेडिंग का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे स्टाइल प्रॉपर्टी अप्लाई करके चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद मुझे एक टेक्स्ट है ये, और इस टेक्स्ट पे क्या लिखा है, विजिट गूगल। तो देखिए ये ए लिखा है, ए यहाँ से शुरू हो रहा है, ये कहलाता है एंकर। ए स्टैंड्स फॉर, जब हाइपरलिंक क्रिएट करा जाता है तो एंकर के थ्रू क्रिएट होता है, ठीक है, एंकर जो होता है उसके थ्रू क्रिएट होता है। देखिए ANCHOR, ये जो एंकर होता है उसके थ्रू क्रिएट होने का मतलब क्या है कि ये ए होता है एंकर, और इसका क्लोजिंग जो होता है वो /a होता है। इसके दरमियान में जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं उसके ऊपर जब आप कर्सर लेके आएंगे तो वो क्लिकेबल होगा, और उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे या तो नए पेज पे चले जाएंगे। अब दो केसेस होते हैं, एक अनदर वेबसाइट या अनदर पेज होता है और विद इन द पेज होता है। दो तरह के क्लिक्स होते हैं, एंकर्स होते हैं। तो अब यहाँ पे अलग अलग आपको बताए जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखें इसमें क्या होता है, ये ए है, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं कि जैसे ही मैं इस पर विजिट गूगल पे क्लिक करूँगा तो ये www.google.com एक ब्लैंक पेज के ऊपर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, इसके एट्रीब्यूट href हो गया, ये उसकी फाइल का इसकी लोकेशन यानी कि एड्रेस हो गया href करके। हाइपर रेफरेंस कहलाता है, ये हाइपर रेफरेंस कहलाएगा। तो उसके लिए आप वेबसाइट का एड्रेस लिखा जाता है। टारगेट अगर नहीं लिखते तो उसी जो दिया हुआ है उसी में ओपन हो जाएगा, वरना आपने क्या लिखना होगा, अगर टारगेट ब्लैंक कर देते हैं तो ये न्यू विंडो में ओपन होगा। अच्छा यहाँ पे क्लोज हो गया, ये ए क्लोज किया, और दरमियान में जो टेक्स्ट होगा उसके ऊपर ये लिंक जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा। तो अगर मैं दरमियान में टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो टेक्स्ट पे क्रिएट, अगर मैं दरमियान में कोई इमेज लगा देता हूँ यहाँ पे IMG करके, तो इसका मतलब क्या, हाइपर लिंक किसके ऊपर क्रिएट हो जाएगा, IMG इमेज के ऊपर क्रिएट हो जाएगा। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप चाहें तो किसी टेक्स्ट के ऊपर क्रिएट कर लें या किसी इमेज के ऊपर क्रिएट कर लें, ठीक है। अब देखें क्रिएट एन एंकर हाइपरलिंक विद इन अ पेज। अब पेज के अंदर भी आप क्रिएट कर रहे हो, पेज के बाहर भी क्रिएट कर रहे हैं। विद इन द पेज क्रिएशन क्या होती है ये तो हम बाद में देखेंगे। ज्योग्राफिकल हाइपरलिंक यानी कि बड़े लेवल के ऊपर अगर आपने हाइपरलिंक क्रिएट करना है, ग्राफिकल हाइपरलिंक है यानी कि किसी इमेज के ऊपर हाइपरलिंक क्रिएट करना है, तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे क्रिएट होगा। कि यहाँ पे देखिए पहले हाइपरलिंक यहाँ से ए से स्टार्ट होगा। जब मैं इस इमेज पे क्लिक करूँ तो openai.com ये चीज़ ओपन होनी चाहिए ब्लैंक के अंदर। लेकिन अच्छा अब देखो यहाँ पे ये ए जो है वो क्लोज हो रहा है, यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज। इसके दरमियान में ये अलहदा से टैग दिया है इमेज का। तो इसका मतलब क्या है कि ए के दरमियान में अगर इमेज दी हुई है
तो वो इमेज के ऊपर हाइपरलिंक फॉर्म हो जाएगा, और अगर वो टेक्स्ट दिया गया है तो टेक्स्ट के ऊपर हाइपरलिंक जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर अगर हम हाइपरलिंक में आए इमेजेस, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स, इमेज सिंटैक्स हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गए, इसमें बहुत ज़्यादा इमेज साइज होता है, विड्थ और हाइट इसकी प्रॉपर्टी है, उसके थ्रू स्टाइल के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ये सारी जहन में रखिएगा। अच्छा, विड्थ और हाइट, इमेज अनदर फोल्डर। अच्छा, हम हाइपर लिंक देख लें, हाइपर HTML A एंकर, एक मिनट हम देखते हैं अभी, एक मिनट, होम HTML इमेज नहीं, HTML यहाँ पे देख लेते हैं, ये रहा ए एंकर, ठीक है। ये भी जो हम देख रहे थे ये इसी में से रिलेटेड है। अब आप ये देखिए, विजिट W3 स्कूल्स जो दे रहा है हाइपरलिंक, देखिए H1 एक हेडिंग आई, ए एलिमेंट की एक हेडिंग उसने दी है, उसके बाद यहाँ पे ए एलिमेंट क्रिएट किया हाइपरलिंक, और हाइपरलिंक के अंदर क्या है, www.w3school.com ओपन होगा, ठीक है। तो देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये वेबसाइट जो थी, अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ और यहाँ पे मैं लिख लूँ गूगल, क्या लिख लूँ, google.com, तो देखिएगा जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, इसको रन किया, तो देखिए नाम तो वही जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, लिखा वही आएगा, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो पहले यहाँ पे W3 स्कूल्स था, अब यहाँ पे क्या चीज़ ओपन होगा, गूगल ओपन हो जाएगा। तो देखें google.com इन्होंने रिफ्यूज़ टू कनेक्ट किया हुआ होगा, वेबसाइट के अंदर एक ही वेबसाइट इन्होंने दी हुई होगी, वरना वैसे होता तो ये ओपन करके HTTP होता है, नहीं HTTP, देखिए या इसके अंदर www, तो अब इसके अंदर होता है, लेकिन यह है कि जो वेबसाइट होती है उसका आपने यहाँ पे हाइपर रेफरेंस में नाम लिखेंगे, तो वो अब जो इन्होंने दी हुई है हम उसी के रिलेटिवली देख लें तो उसके हिसाब से ही हो जाता है। चलें, ये आपके पास जो हाइपर रेफरेंस दिया हुआ था, हाइपर लिंक दी हुई थी, ये उसके रिलेटिव था, ठीक है ना, ये वाला। अब इसको देखिए, यहाँ पर जो केसेस आपको दिए गए, एग्जाम्पल्स दी गई हैं, ए टैग देखिए, यहाँ पे दिया है इमेज के ऊपर, देखिए हाइपरलिंक दिया गया है, देखिए हाइपरलिंक है, W3 स्कूल्स खुलेगा, एक है इमेज का जिसका बॉर्डर 0 है, ऑल्टर इसके ऊपर ये इमेज का नाम ये है जिफ, और उसकी साइज हाइट ये है, तो देखिए यहाँ पे आपको एक इमेज डिस्प्ले करेगा ये। अब ये आ गया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ, एन इमेज इज अ लिंक, तो देखिए एन इमेज इज अ लिंक लिखा है, उसके बाद हाइपर रेफरेंस क्रिएट किया है कि क्या होगा, यहाँ पे हाइपर रेफरेंस खत्म हुआ है, और ये आपके पास इमेज, तो देखिए इमेज पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर वो रेफरेंस जो है, वो जो वेबसाइट है वो इसी के अंदर ही क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो अब आप देखें इसके बाद क्या है, इससे नीचे आए तो ओपन लिंक इन न्यू ब्राउजर, न्यू ब्राउजर के अंदर मैंने बताया था टारगेट ब्लैंक लिख देंगे, अभी तो सेम ब्राउजर में ओपन हो रहा है ना, इसी में ही। अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने टारगेट ब्लैंक लिख दिया है तो देखिए जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए ये नए ब्राउजर के अंदर इसने ओपन कर दिया, वरना वो सेम ब्राउजर में इसी में ही ओपन कर रहा था। अच्छा, इससे पहले आइए, तो इसके बाद आ रहा है लिंक टू एन, देखिए ईमेल एड्रेस के लिए भी हो सकता है, लेकिन इसको छोड़ दें, इसको देख लेंगे, फोन नंबर हो सकता है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है सेक्शन, गो टू सेक्शन, ये देखें ये हाइपर रेफरेंस ऑफ सेक्शन दिया हुआ है। ये देखिए दो तरह के, एक होता है हाइपरलिंक एक पेज से किसी दूसरे पेज पे जाना, एक होता है हाइपरलिंक विद इन द सेम पेज, एक ही पेज के अंदर। अब मसलन इस पेज को देखो, गो टू द सेक्शन 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे आओ तो देखो ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, और फिर और नीचे आए तो देखिए मैं अभी सेक्शन 1 पे मौजूद हूँ, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो मैं डायरेक्टली सेक्शन 2 के ऊपर जंप कर गया, मुझे यहाँ पे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ये मैं सेक्शन 2 पे आ गया हूँ। तो देखो कैसे किया जाता है, इसमें बॉडी है, बॉडी के अंदर सबसे पहले इसने सेक्शन, पहले ये जो सेक्शन 2 लिखा है, गो टू सेक्शन 2, ये देखिए यहाँ पे आइए तो यहाँ पे लिखा है गो टू सेक्शन 2, सबसे पहला टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए बॉडी के बाद यहाँ पे गो टू सेक्शन 2 था, ये टेक्स्ट था,
लेकिन मैं ये चाहता था कि सेक्शन 2 पे जब मैं क्लिक करूं तो मैं इस सेक्शन 2 पे आ जाऊं, तो मैंने गो टू सेक्शन 2 लिखा, उसके इर्द गिर्द मैंने हाइपर लिंक क्रिएट किया। अब इस हाइपर लिंक के अंदर मैंने क्या किया, हाइपर रेफरेंस एच रेफरेंस जो दे रहे होते थे ये स्लैश हैश डाल के लिखा जाएगा। आप क्या लिख लेंगे यहाँ पे, हैश सेक्शन 2 लिख लेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये एक हैश जो है, इसका मतलब क्या है कि ये एक हेडिंग का नाम आ गया है मेरे पास, कि पूरे रीजन में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये इस हैश सेक्शन 2 के ऊपर चला है। अब यहाँ पे देखिए जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये पूरा टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे देखिए जो सेकंड हेडिंग है आपके पास सेक्शन 2, उस हेडिंग का आपने आईडी का मतलब ये होता है कि आपने उस हेडिंग का ना नाम दे दिया। उस हेडिंग का आपने नाम क्या दे दिया है, ये आईडी जो होता है ना वो नेम कहलाता है, कि ये आपने इसका नाम क्या दे दिया, सेक्शन 2 नाम दे दिया। अब सपोज मैं इस सेक्शन 2 के बजाय इसका कोई और नाम दे देता, मसलन देखिए मैं आईडी की जगह यहां पे लिख लेता मूव, ठीक है, मैं खाली मूव दे देता, लेकिन ये चीज जरूरी है कि ये किससे होना चाहिए, हैश से होना चाहिए, हैश मूव। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं ऊपर यहां पे रेफरेंस पे हैश मूव लिखूंगा तो ये क्या करेगा, ये ढूंढेगा कि हैश मूव है किधर। जैसे ही ये इस पे क्लिक होगा, देखिए ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, अब ये आ गया। अब जैसे ही ये मूव पे जाएगा तो ये हैश मूव, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो हैश मूव जंप करके कहां पहुंच जाएगा, सेक्शन 2 पे पहुंच जाएगा। तो देखिए भाई ये देखिए आप, ये तो आया ही नहीं सेक्शन 2 पे, हैश मूव, हैश मूव, यार ये तो आना चाहिए था। हाँ ये आ गया ना, गो टू सेक्शन 2, सेक्शन 2 पे नहीं आया। देखो भाई कैसे नहीं आया, अभी फिर से करके देख लेते हैं इसे, एक मिनट, हैश हाइपर रेफरेंस हैश सेक्शन 2। अच्छा यहाँ पे हैश नहीं, जो नेम है ना उसमें हैश नहीं देना आप, इसको आप लिखेंगे मूव और ऊपर लिखेंगे हैश मूव, यानी कि सर्चिंग आपको यहां से करनी है हैश से। या आप लोग हैश टैग्स जो यूज करते हैं ये उसी के रिलेटिव है, मेरे थोड़ा सा इल्म नहीं है। अब देखिए अब मैं करूंगा तो देखिए सेक्शन 2 पे आ गया। मैं अगर यहाँ पे ये जो मैंने नाम दे दिया इसका आईडी, इस नाम को अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ कंट्रोल एक्स और किसी और पैराग्राफ में दे देता हूँ, ये वाले पे दे देता हूँ एंड आफ्टर, ये देख रहे हैं ना एंड आफ्टर, इस पे दे देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब जब मैं करूंगा ना तो ये एंड आफ्टर पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे ये देखिए एंड आफ्टर पे पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या है कि ये विद इन द पेज किसी भी पोजीशन पे अगर आपने जंप करना है तो आप इसके थ्रू जो है वो हाइपर रेफरेंस के थ्रू जो है अप एंड डाउन, तो विद इन द पेज हैश रेफरेंस के थ्रू हम मूव करते हैं हैश से, और वैसे हमारे पास ये दिया हुआ होता है। तो यहाँ तक अब आपके समझ में आ गया। अब जो है वो ये वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं टेबल से रिलेटेड बनाऊंगा और बना के इसको रखता हूँ क्योंकि इसकी लेंथ खासी ज़्यादा हो गई है, फिर इंशाल्लाह